अच्छा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा रहे थे, उसमें शायद एक पॉइंट हुआ था, एक पॉइंट हुआ था ना? नहीं, एक ही पॉइंट हुआ था यहाँ पर। इफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। दूसरा हो जाएगा यहाँ तो कल की एक चल रही थी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, है ना? तो हम क्या कर रहे थे कि इफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। एक बार फिर से देखो फार्मूले को देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पहला नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, ये लिखा है। इसको a से रिप्रेजेंट करेंगे, a इक्वल टू 2 पावर n। यहाँ पर दूसरा नंबर ऑफ इनांशियो मेल पेयर, तो जितने एक्टिव होंगे उसका आधा, मतलब a/2, तो 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर पेयर, ये कितना बेटा? वो भी वही होगा, a/2, 2 पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ मीसोमर, मीसोमर किसे कहेंगे? अगर कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये फार्मूला लिखे थे ना भैया? और यही फार्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे आज जो भी फार्मूले कुछ बताएंगे आपको, वो बताने के लिए, पढ़ाने के लिए बता तो देंगे, लेकिन वो पूछे जाते उतना नहीं है जितना इस पर चांसेस रहते हैं। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, हम ऐसा उम्मीद करेंगे। ठीक बेटा? तो n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जितने एक्टिव फॉर्म होंगे उसका आधा। एक्टिव d और l भी होता है, तो एक d और एक l, दो एक्टिव हो गए, दोनों एक दूसरे के इनांशियो हैं, मतलब दो मिलके एक पेयर बनाएंगे। तो जितना बार दो होगा उतना पेयर बनेगा, तो इसका मतलब जितना एक्टिव है उसको दो डिवाइड कर दो। रेसमिक मिक्सचर के लिए d और l का मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर है, तो जितना एक्टिव होगा उसको दो से डिवाइड कर दो। मीसोमर का मतलब होता है कि कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सको। आपके फार्मूले में कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, फार्मूले में है कि आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब हो जाएगा एक्टिव फॉर्म और मीसोमर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब जो वैल्यू आएगी उसको कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है? तो ये लिखा दिए थे, इस पे एग्जांपल दे दिए थे। अब आज है इसका दूसरा पार्ट, इफ कंपाउंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इफ कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, और यहाँ पर फिर दो पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट इफ कायरल कार्बन इवन, कायरल कार्बन इवन, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल ये सिंबल लिख लो। ठीक है? तो यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा।
बाकी ये सब वही होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में क्या करोगे? 2 पावर n माइनस 1। इनहांसर वही होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, a/2 ही होगा। रेसिप्रोकल मिक्सचर वही होगा। मीसोमर में देखो इतना, मीसोमर में 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n/2 माइनस 1 प्लस, हाँ बेटा प्लस नहीं बल्कि माइनस में कैसे रहेगा? माइनस। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर a प्लस m रहेगा ही। और अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या करोगे? a में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n/2 माइनस 1। ये मीसोमर वाला बन जाएगा। देखो यहाँ पर हाफ माइनस 1 कर देंगे, 2 पावर n माइनस हाफ, तो सॉरी 2 पावर n/2 माइनस 1। और यहाँ पर a प्लस m करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जुड़ जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझो। देखो बेटा, ये ध्यान दो भैया, ये कितने काय के कारण है? 2 काय के कारण। और इसको इक्वली हाफ में डिवाइड कर सकते हो नहीं? ऐसे एक लाइन खींचो तो जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये क्या हुआ? मीसोमर हुआ। एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव। अच्छा, इसकी मुंडी घुमा दिया जाए, इसकी मुंडी घुमा दें तो क्या हो जाएगा? अब ये डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो होगा, लेकिन मिरर इमेज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म है। और ध्यान दो डॉक्टर, अगर ये एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी एक्टिव होगा। ये D है तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, ये A नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म क्या लिखा जाए? 2 पावर 2 माइनस 1, 2 पावर 1 कितना हो गया? 2 पावर 2 क्यों किया गया? कायरल कार्बन 2 है, फार्मूले में -1 था, -1 कर दिया। कितना आंसर आया? 2। और कैसे 2? आप जान रहे हो कि ये और इसका मिरर इमेज, ये और इसका मिरर इमेज। ठीक है, चलो और क्या होगा? E कितना हो जाएगा? a/2 r कितना होगा? a/2 2/2 1। m कितना? 2 पावर n/2 माइनस 1, 2 पावर 2/2 माइनस 1, 2 पावर 0, वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या आ जाएगा? 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n/2 माइनस 1। तो 2 पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 पावर 0, 2 प्लस 1 3। ध्यान देना, ये तीनों इनडायरेक्टली आपके बोर्ड पे बने हुए हैं। देख लो, ये बना हुआ है, इसका मिरर इमेज बना हुआ, तो A
2 और ये एक जो मीसोमर है ये 3 हो गया ना, तो ये 3 बनेगा। अभी कैन नॉट बी डिवाइडेड को इक्वल हाफ लिखा गया था, उसको आप जरूर याद रखिएगा। कैन नॉट बी डिवाइडेड को इक्वल हाफ उसको जरूर याद रखिएगा, बाकी ये याद हो सके तो याद कर लेना। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखे हो इवन, अब आठ करो, आप फिर से लिखिएगा, बस यही नहीं कि आप कट करके आठ कर देना। अगर 8 है तब क्या होगा, ये पूरा लैंग्वेज लिखने के उसमें बेसिकली यार ये इतना लिखो, ठीक है। चेंज देखो कहां से कर रहे हैं, देखो ऐसे इंडिपेंडेंटली रटोगे तो भूलोगे, कंपेयर करके याद करो, समझ के याद करो। चेंज कहां कर रहे हैं देख लो, ऐसे पूरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो मीसोमर है यहाँ पर माइनस आपने क्या किया है 1, इसी को माइनस हाफ कर दे रहे हैं, क्या करते हैं, और ये पूरा उठा के यहाँ पर माइनस में कर दे रहे हैं, तो 2 पावर n बाई 2 माइनस हाफ। और अब ध्यान दो, e और r को बदलेगा नहीं, m से ही शुरू किए, a लिख ही लिए, a प्लस m में ध्यान दो, a प्लस m में यही यहाँ घटाए हो और यही यहाँ जोड़ोगे, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा, बस क्यों लिखना आपसे। गया हो गया फिर देखो समझो, आप लोग यहां पर बताओ कितने भैया कायरल कार्बन हैं आपके पास, 3। ए क्या लिखा जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 पावर n बाई 2 माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 2 माइनस 2 पावर 3 बाई 2 माइनस हाफ, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 4 माइनस 2 इक्वल टू। ध्यान में बेटा समझो कैसे, ये यहां से एक लाइन ऐसे खींचो बीच वाले HC और Cl के ऊपर से ऐसे, तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा कि हो जाएगा, तो क्या है मीसोमर है, इनएक्टिव है। एक्टिव करना है तो चाहे ऊपर वाले की चाहे नीचे वाले की मुंडी इधर कर दो, ऐसे देखो, आप कुछ मत करना, बस को देखना ये एक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक्टिव है, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो भी क्या होगा, एक्टिव होगा। कितना एक्टिव मिले 2, कितने मिले 2, ठीक है, ये हो गया, ये Cl हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, E में कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 R बेटा 2 बाई 2 1, M में 2 पावर A 2 पावर क्या है n माइनस 2 पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 पावर कितना बेटा
3/2 माइनस हाफ 2 पावर 1 2। दो मीसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक तो देख रहे हो बोर्ड पे लिखा है, जो देख रहे हो ना, ये मीसोमर है नहीं है? ये है कि नहीं है? बीच वाले Cl को इधर कर दो, ये। अब यहां से एक लाइन खींचो ऐसे, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा नहीं? ऐसे देखो, जो ऊपर है वही नीचे है नहीं? देखो ऐसे एक लाइन खींचा जाए ऐसे, तो जो ऊपर है वही नीचे है, देखो। और दोनों मिरर इमेज है नहीं? तो ये भी मीसोमर है। इस रूप में लिखा गया है तब भी मीसोमर है, और Cl इधर था तब भी मीसोमर था। तो कितने मीसोमर हो गए? 2। और टोटल जोड़ दो तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो A + M कितना हो जाएगा? 4। अरे कानून से देखो, 2 पावर 3 A 2 पावर n -1 2 पावर 3 -1 2 पावर 2 that is 4। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाना है, अधूरा नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए फार्मूला तो मैंने सारा लिखा दिया, लेकिन पहला वाला पार्ट आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, कंपाउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल। बाकी ये अगर याद हो सकते हैं तो याद कर लेना। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए छोटे मिटा नहीं। चलो देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है और आपके कॉम्पिटेटिव बुक में बना के हुआ है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर represented by given compound। थोड़ा सा बना दे, जरूरी नहीं कि हम जो बना रहे हैं बनाओ, मतलब इस टाइप से पूछा है तो आपके दिमाग में बना दे। ठीक है, आप समझे ना? देखते कौन बताएगा कैसे। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल होता है ना। तो इसका जब स्टीरियो पूछा गया, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों पर ध्यान देना है। ज्योमेट्रिकल कब पाया जाएगा? जब डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड तो है। ऑप्टिकल के लिए मोस्टली लोग क्या देखते हैं? कायरल कार्बन है नहीं? इस कार्बन को देखो क्या कहता है? HCl2 COOH3, ये पूरा पार्ट 4। तो कितने कायरल कार्बन हैं? 1। तो 2 पावर 1 2। पहला वाला फार्मूला कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल। अभी जो आज पहला लिखे थे वही, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करते ना। और ज्योमेट्रिकल में भी यही फार्मूला था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 पावर n वहां पर भी था, और n का मतलब पाई बॉन्ड। n का मतलब तो पाई बॉन्ड 1 है, कायरल कार्बन 1 है, तो 2 पावर 2 2 पावर 2 सॉरी 2 पावर 1 2 पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 4। 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन यही है, फिर से लिख दो क्वेश्चन, फिर से रिपीट करो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर रिप्रेजेंटेड बाय गिवन कंपाउंड लिखो। इसको लिख चुके थे ना? चलो
क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है, वो तो आंसर भी वही है। हाँ भाई, जब क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वही है, तो आंसर बदल जाएगा। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? अब ध्यान दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड तो है, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप क्या हैं? सेम है, डिफर करने चाहिए थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप, जैसे ध्यान दो, ए है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ए है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का दोनों डिफर करना चाहिए, यहाँ पर तो दोनों ही अच्छे। अच्छा, होता क्या है? अब जो बुक में क्वेश्चन बना हुआ है, पहला वाला बना हुआ है, कुछ बुक ने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। अब आपने अगर पहला रटा हुआ है, रटा क्या मतलब? वो दिमाग मेमोरी में पड़ा रहता, रटना थोड़े क्वेश्चन थोड़े रटे जाते हैं। आपने देखा है, अगर पहला नज़र से गुजरा हुआ है, तो जब एग्जाम में देखोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो पढ़ा हुआ था, आंसर 4 पढ़े थे। अब यही इतना नहीं ध्यान दे पाएंगे कि यहाँ पर क्या था? CH3 था, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं था, और अब यहाँ पर वही CH3 हटा दिया है, तो ज्योमेट्रिकल तो गया, सब कुछ वैसा है, लेकिन आंसर बदल गया। तो अब यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एक बार ट्रिपली जब इंजीनियरिंग का एग्जाम अलग अलग होता था, उसमें पूछा गया था। चलो देखते हैं। Which one is optically active alkene with minimum molecular mass? वैसे थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, ऑप्शन में ये था। हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था, आइडेंटिटी जब पूछ लिया जैसा पूछा गया था। कौन सा आंसर होगा? सी। ध्यान रखिएगा, अगर सी ऑप्शन में ना होता तब ए सही, बी सही होता। सी ऑप्शन में ना होता तब क्या सही होता? बी, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना बेटा, ये कायरल कार्बन है, ये C2H5 CH3 नीचे रिंग लटकी हुई है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये जुड़ा हुआ C2H5 C3H7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C3H5 लिखा गया है, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है? 5। तो अंतर है नहीं, तो नीचे वाले में 5 है, इसका तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? कम है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। चलो एक क्वेश्चन और बुक में आपके बने हुए हैं, उनको हम देखना चाह रहे हैं। अब है पहला क्यों? ये C2H5 तो बात जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से C2H5 तो बात जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन बना हुआ आपके बुक में, चलो बना लेते हैं। भैया लिखना बेटा।
हाइड्रोजनेशन ऑफ above compound in presence of poison palladium gives optically active compound ये फॉर मेथड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रेसिमिक रिसर्च डायशेरिक मैग्नेटिक मिक्सचर ध्यान दो, आप लोग तुक्का ही बैठा है, ठीक है। इधर ध्यान दो, बोल रहे हो कुछ? हाँ, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? बी बी कितने लोग बोलेंगे? हाँ, बी ही सही है, ध्यान देना बेटा। वैसे ये ध्यान दो, ये तो खुद ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों? इसको कार्बन मान लो, मेथिल ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा एक्टिव है। अच्छा ध्यान देना बेटा, ये हाइड्रोजन के साथ मेटल ले रहे हैं, मेटल में प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये एल्कीन और एल्काइन को ये एल्केन में बदलेगा, किसमें बदलेगा? हाइड्रोजन के साथ अगर मेटल लिया गया है, कौन सा मेटल? प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये एल्कीन या एल्काइन किसमें बदल जाएगा? एल्कीन में। और ये कैटलिस्ट ये पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और अंत तक लेकर जाएंगे, मतलब लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, सबको रिड्यूस करेगा, केवल एल्कोहल को छोड़कर। मतलब एक सीधी लाइन में बोला जाए तो किसी को भी रिड्यूस करना है तो आप इस कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, केवल किसके लिए नहीं कर सकते हो? एल्कोहल के लिए। पढ़ाएंगे मतलब रिएक्शन तो आप बताएंगे। यहाँ पर लिखिए क्या होगा? हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना किसके प्रेजेंस में? प्लेडियम की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन लिया गया है प्लेडियम की प्रेजेंस में, लेकिन ध्यान देना बेटा, यहाँ पर बस केवल प्लेडियम लिया गया है और यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉइजन विद पॉइजन, मतलब पॉइजनिंग कर दी गई। अब पॉइजनिंग किसके साथ की गई चर्चा बाद में किया जाएगा, बहुत सारे हैं, बेरियम सल्फेट है, सल्फर है, क्विनोलिन है, लेड एसिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो लेड की प्लेडियम की पॉइजनिंग करेंगे। तो रिएक्शन पे आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। आप रोजेनमून रिएक्शन पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर एल्डिहाइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन प्लेडियम की प्रेजेंस में पास करते हैं, लेकिन साथ में क्या लेते हैं? बेरियम सल्फेट लेते हैं। तो बेरियम सल्फेट क्या करता है? पॉइजनिंग कर देता है। तो पॉइजनिंग करने का मतलब कि एक्टिविटी को कम कर देता है। पॉइजनिंग करने का मतलब क्या करता है? एक्टिविटी को कम कर देता है। तो ये अगर यहाँ पर चला दो एल्काइन
यहाँ पर हाइड्रोजन, प्लेटियम, यहाँ पर लेड एसिटेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस एल्कीन। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखना क्या बना, सिस एल्कीन। ये क्या है, सिस या ट्रांस, सिस है ना। यहाँ पर हमको लिक्विड अमोनिया सोडियम, सोडियम देखो कोई भी फर्स्ट ए का मेटल ले लो, सेकंड ए का मेटल ले लो, देखना क्या है, लिक्विड अमोनिया। कई बार लिथियम ले देते थे, आप लोग सोचो लिथियम तो पढ़ाया नहीं, सोडियम पढ़ाया जाता। ठीक है, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन क्या बना गया, इसको कहेंगे विल्स रिडक्शन, और इसको कहेंगे लिंडलार कैटलिस्ट। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, सबकी प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर आपने हाइड्रोजन, प्लेटियम लिखा हुआ है, यहाँ पर जरूरी है कि आप यही लो, लिंडलार कैटलिस्ट हम लिखना चाह रहे थे, इसलिए हमने लेड एसिटेट लिख दिया। यहाँ पर बेरियम सल्फेट लिख सकते थे, सल्फर लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, लेड एसिटेट लिख रहे हो। और थोड़ा सा ध्यान देना, तो बनाएगा ये एम की ये ध्यान दो, ये भी सिस, ये भी क्या है, सिस, और इक्वल हाफ में आप डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे एक तो होना चाहिए। हाँ, अरे ये मान लो इधर कर, ठीक है, ये थोड़ी नीचे इधर हो, ये चीज कर सकते हो, तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा नहीं, जो इधर है, तो इसका तो क्या होगा, इनएक्टिव, क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर लिक्विड अमोनिया सोडियम ले लेता, लिक्विड अमोनिया क्या देता है, इसीलिए हम बता रहे हैं सीधे कर देते, तो ये एल्कीन क्या होता है, भले ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये क्या हो जाता है, ट्रांस, ये है ट्रांस, और इधर वाला एल्कीन है सिस। तब क्या इक्वल हाफ में डिवाइड होता, तब तो एक्टिव ही रहता है, तब क्या रहता है, एक्टिव। तो वही जो कह रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन देखें तो रटे क्या हो, इनएक्टिव, कैटलिस्ट थोड़ा बदल दिया। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना है। नोट करके मिटा दे, मिटा दे, लिखिएगा। बट इफ above compound is treated, but if above compound is treated in presence of liquid ammonia, sodium, liquid ammonia sodium, then product is optically active, then product is optically active, product is optically active, product is optically active। इसको बता दें क्या? यस चलो चलो आज हम लोग थोड़ा सा इरिथ्रोथ्रियो पढ़ेंगे। इरिथ्रो
टाइप ऑफ नेम। एकदम शॉर्ट में डन इन कंपाउंड having 2 chiral carbon with at least 1 common group। किसमें किया जाएगा? ऐसे कंपाउंड में जिसमें कम से कम 2 कायरल कार्बन होंगे, मतलब सॉरी कम से कम नहीं, केवल 2 कायरल कार्बन होंगे और क्या होगा बेटा? कम से कम एक कॉमन ग्रुप होगा। हाँ अच्छा, अब ध्यान रखना, कॉमन ग्रुप अगर एक तरफ है तो इरेथ्रो और अपोजिट टाइप में है तो साइड में है तो थ्रियो। इस कॉमन ग्रुप is on the same side, then erythro if on opposite side, then trio। ध्यान रखना ये देख लो ना, यहाँ पर कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल कार्बन। कोई ग्रुप कॉमन है और दोनों एक साइड में तो इरेथ्रो। अच्छा, इसका आईपीएसी नेम लिखना होगा तो ध्यान दो, ये मेन चेन हो जाएगी। नंबरिंग किधर से करें? ऊपर से या नीचे से? सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो देखेंगे कहाँ से नजदीक है। ऊपर से करेंगे दूसरे पोजीशन पे और नीचे से करेंगे 2 3 तीसरे पोजीशन पे, तो कहाँ से करें? ऊपर से। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। और क्या होता है? ऊपर 5 कार्बन के पेन प्राइमरी सफिक्स एन, लेकिन इसके पहले आप इरेथ्रो लगाओगे। इसके पहले क्या लगाओगे? क्यू। और ध्यान देना, अगर यही इरेथ्रो और थ्रियो हटा दो तो आईपीएसी नेम तो सेम है, सेम है ना? अच्छा, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? मिरर इमेज नहीं ना। कल आपको क्या लिखाए थे? अच्छा, स्टीरियो ऑप्टिकली एक्टिव है ना? ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो है और मिरर इमेज नहीं। मिरर इमेज तो ऐसे मिरर इमेज, मतलब सॉरी वैसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते उनको क्या कहते हैं? डाई स्टीरियोमर। तो इसका मतलब एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफर करती है। तो इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इरेथ्रो और थ्रियो क्या करेगी? डिफर करेगी। तो इरेथ्रो और थ्रियो को आप डाई स्टीरियोमर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो लिख लेंगे इरेथ्रो एंड थ्रियो आर आल्सो डाई स्टीरियोमर। इरेथ्रो एंड थ्रियो आर आल्सो डाई स्टीरियोमर। Trio are also diastereomers।
हाँ क्या अब यहाँ पर आगे कैपिटल डी एंड रियल टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। कैपिटल डी एंड एल, एक कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में मिलेगा कैपिटल डी एंड एल वाला, तो ये बता दे रहे हैं, मिटा दे इसको। कैपिटल डी एंड एल डन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट and amino acid। Carbohydrate and amino acid। D and L have no relation with dextro or rotation। Dextro or levo rotation। D and L has no relation with dextro or levo rotation। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर जो D है वो लीवो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब डी एंड एल में भी डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। जो डी है वो डेक्स्ट्रो हो सकता है या लीवो हो सकता है, इसी तरह से एल भी डेक्स्ट्रो हो सकता है या लीवो हो सकता है। ना ना डेक्स्ट्रो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। जो लाइट को दाएं दिशा में घुमाएगा वो डेक्स्ट्रो, जो बाएं दिशा में घुमाएगा वो लीवो। वही तो कह रहा है डी और एल का उस डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कैपिटल डी का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के केस में दोनों OH एक तरफ होंगे तो डी, हाँ तो कैपिटल डी का ही मतलब है। तो लिख लेगा इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वैसे ओरली सुन बेटा, पहले समझो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन। ध्यान दो, आप दो वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पर ध्यान दो कायरल कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एक से ज्यादा OH है तो पॉलीहाइड्रॉक्सी है, एल्डिहाइड होना चाहिए या क्या होना चाहिए कीटोन, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों नीचे वाले हुए, यहाँ पर संयोग से दो ही है, दोनों नीचे वाले हुए अगर एक तरफ हैं तो डी और अपोजिट तरफ है तो ये लिख लेंगे। इफ OH ऑफ लास्ट एंड पेनाल्टीमेट carbon is on same side, then D. If on opposite side, then L carbohydrate. L carbohydrate. जैसे इसका नाम है अदर व्हिच नॉट कंसीडर्ड, और वो एक पर ध्यान देंगे, D
अल्टीमेट का तो क्या होगा बेटा, अंतिम से ऊपर वाला, अंतिम से ऊपर वाला, लास्ट बट वन। ये ध्यान दो, ये अंतिम वाला है और अंतिम से ऊपर वाला, तो इसको क्या कहेंगे, ये रिलेशन दिया है। यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन है तो तीसरे कार्बन का OH हमेशा बाईं तरफ होगा। वो कार्बोहाइड्रेट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ध्यान दो, ग्लूकोज है, ध्यान दो, ये पहला, दूसरा है, तीसरा, तीसरे का OH बाईं तरफ, तीसरा सभी में बाईं तरफ होगा। अगर 6 कार्बन है तो अब ये अंतिम वाले ध्यान रखना है कि अंतिम वाले 2 हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। यही ध्यान दो, ये आप कहोगे तो बाईं तरफ है, अपोजिट साइड में, इससे मतलब नहीं, हमें केवल लास्ट 2 से मतलब ये लिखे हो, अदर OH इज नॉट कंसीडर्ड, और पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। चलो बेटा मिटा दे इसको, क्या इधर नेचर में जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो डी टाइप के होंगे, लिखना कि ऑल नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट। ऑफ डी टाइप। आप ध्यान से देखिएगा, बुक पढ़िएगा, बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको कहीं पर एल कार्बोहाइड्रेट, एल ग्लूकोज, एल फ्रक्टोज, एल सुक्रोज कहीं लिखा नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा हमेशा का क्या लिखा मिलेगा, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी सुक्रोज, ये मिलेगा, ठीक है। आगे, इन केस ऑफ एमिनो एसिड, ध्यान रखिए बेटा, 2 फंक्शन होता है, एक एमिनो है और दूसरा क्या है, एसिड। एक एमिनो है, दूसरा क्या है, एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो का मतलब NH2 जिसमें हो और COOH, उसको क्या कहेंगे, ये 2 फंक्शन होंगे तो उसको क्या कहेंगे, एमिनो एसिड कहेंगे। अब अगर ये दोनों एक तरफ होंगे तो डी, अपोजिट होंगे तो एल। इफ NH2 and COOH is on same side, then D. If on opposite side, then L. Naturally occurring amino acid and protein, भैया ध्यान दो, एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से, पॉलीमर का मतलब कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के जो बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और इस घटना को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर है, ठीक है। एक बार एम्स PMT में जब अलग अलग होता था तब पूछा गया था कि प्रोटीन इज ऑफ डी टाइप और एल टाइप, तो पढ़ाते समय एमिनो एसिड पढ़ाया था, प्रोटीन नहीं पढ़ाया था। तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि चूंकि प्रोटीन से ही ये बना हुआ है, सॉरी एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बना हुआ है, तो अगर एमिनो एसिड डी टाइप का, एल टाइप का है तो प्रोटीन भी क्या होगा, एल टाइप का। एमिनो एसिड एंड प्रोटीन आर ऑफ एल टाइप। तो कार्बोहाइड्रेट डी टाइप के होंगे, लेकिन एमिनो एसिड क्या होंगे, एल टाइप।
तो डी हो गया, मतलब डी ओरियल टाइप हो गया। यहाँ तो थोड़ा सा हम और देखना चाहेंगे, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट is obtained from specific stereoisomeric reactant। ठीक है, ध्यान दो, सीधे सीधे सुनो। जब एक विशेष स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट से विशेष स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में स्टीरियो आइसोमेरिक हो, लेकिन विशेष हो। विशेष कैसे होता है? और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ये प्रोडक्ट अभी बात भैया, इफ प्रोडक्ट ऑफ यानी रिएक्शन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक, ध्यान से आप सोच लो, फिर हम समझाएंगे दोनों डिफरेंट लाइन में डिफरेंस क्या है। दोनों डिफिनेशन फिर से पढ़ लो और देखो डिफरेंस क्या है, फिर समझाते हैं। नहीं, ये यहाँ पर केवल प्रोडक्ट में देखा गया है, रिएक्टेंट का नाम ही नहीं लिया गया। रिएक्टेंट में आइसोमेरिक है या नहीं है, हमें इससे मतलब प्रोडक्ट में स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक पाया जाना चाहिए। अभी पढ़ाए हैं आप, ध्यान दो, यहाँ पर कोई स्टीरियो आइसोमेरिक नहीं है, कि है नहीं, लेकिन अगर आप इसका रिडक्शन कर दे रहे हैं किससे, हाइड्रोजन, प्लेटियम और यहाँ पर ये लिटलार कैटलिस्ट से, तो क्या बन रहा है, सिस या ट्रांस, सिस बनाना है, सिस एल्की, ट्रांस भी तो बन सकता था, बनेगा नहीं बनेगा वैसे मतलब नहीं, बन तो सकता था लेकिन नहीं बना। तो इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक बनाना, दोनों तो नहीं बना, दोनों बन सकते थे, तब क्या विशेषता है? तब तो जैसे रिएक्शन पढ़ाया तब पढ़ा दिया जाता, तब क्या दिक्कत है भाई? इससे सिस भी बनता है, इससे ट्रांस भी बनता है, लेकिन केवल क्या बना, सिस। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक है, विशेष है, जो सिलेक्ट हुआ है। क्या सिलेक्ट हुआ है? सिस सिलेक्ट हुआ है, ट्रांस सिलेक्ट नहीं हुआ। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, स्टीरियो सिलेक्टेड। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम ले लिए, क्या हुआ बेटा, ट्रांस एल्कीन, यहाँ पर सिस सिलेक्ट नहीं हुआ,
यहाँ पर ट्रांस सेलेक्ट हुआ, इस रिएक्शन को क्या कहोगे? स्टीरियो सिलेक्टिव। क्या कहोगे? स्टीरियो सिलेक्टिव। यहाँ पर ध्यान देना, सिस एल्कीन, सिन एडिशन, इरिथ्रो और मीसोफोल, ट्रांस एल्कीन, यहाँ पर सिन एडिशन। अब ये चीजें आप थोड़ा सा समझ ले रहे होंगे, इनको भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जब आपको एल्कीन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है? लेकिन तब आइसोमेरिक नहीं पढ़ाएंगे। सिन एडिशन, यहाँ पर डीएल मिक्सचर मिलेगा, यहाँ पर सिस एल्कीन, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, यहाँ पर डीएल मिक्सचर। क्या बेटा? क्या? सिस एल्कीन, सिन एडिशन, अच्छा ये यहाँ पर ट्रांस एल्कीन, बोलो बेटा, एंटी एडिशन, ये इरिथ्रोआर्थिल, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है और ये स्टीरियो सिलेक्टिव। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहाँ पर रिएक्टेंट में भी आइसोमेरिक है और प्रोडक्ट में भी है। सभी में देखो, रिएक्टेंट में भी है और क्या है? प्रोडक्ट में भी है। अच्छा, इसको अगर आपसे कहा जाए स्टीरियो सिलेक्टिव कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो केवल प्रोडक्ट का नाम दिया गया ना, रिएक्टेंट का तो नाम ही नहीं दिया गया, तो प्रोडक्ट में है, इसका मतलब सिलेक्टिव है। हाँ, स्पेसिफिक कहना होगा तो आप रिएक्टेंट को भी देखोगे। इधर को बता दो क्या? ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, सिस एल्कीन, एंटी एडिशन। इसको बता दो क्या? ध्यान देना, जब आपको रिएक्शन पढ़ाने लगेंगे तो रिएजेंट जब जुड़ेगा या रिएक्ट करेगा तो कई बार बताएं कि इसका सिन एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है, तो 3 होते हैं जो एंटी एडिशन करते हैं, केवल 3। जो एंटी एडिशन करेगा वही एंटी रिमूवल भी होगा। मतलब अगर एंटी फार्म में जुड़ रहा है तो एंटी फार्म में निकलेगा भी। केवल 3, उन्हीं को याद कर लो, बाकी कहानी भूल जाओ। कौन कौन 3? हाइड्रोजन, HX और HOCl, एंटी एडिशन। ये एंटी एडिशन होगा। जब भी ये जुड़ेंगे हमेशा उल्टा जुड़ेंगे, मतलब एक Cl अगर नीचे जुड़ेगा दूसरा कहाँ जुड़ेगा? ऊपर। ठीक है? इसी तरह से HX, अगर H नीचे जुड़ रहा है तो H ऊपर जुड़ेगा। इसी तरह से HOCl, यही 3। तो इनका एडिशन और रिमूवल दोनों एंटी होगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। कई बार रिएक्शन आप जानते रहते हो कि ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, सिस ट्रांस कहकर ऐसे करके फंसा देते हैं। ध्यान देना, जैसे ये एल्कीन आपका सिस है या ट्रांस है? ट्रांस, ट्रांस एल्कीन, ये ट्रांस एल्कीन, और ले क्या रहे हैं? Br2 लिक्विड ले रहे हैं। मतलब क्या होगा? एंटी, तो ट्रांस, इसको एंटी, ट्रांस एंटी मतलब क्या? ट्रांस एंटी, इरिथ्रो या फ्री हो ऐसा है, ऐसा मीसो, इसको मीसो करना। तो इसका मतलब ये ध्यान देना, ये ऐसे, ये दोनों Br एक तरफ दिखने लगे, ये मीसो हो गया।
या 3 हो गया, कॉमन ग्रुप वीक करते हैं, इरिथ्रो हो गया। लेकिन ध्यान देना भैया, अगर यही अपोजिट सिस होता तब ये दोनों Br जो है अपोजिट साइड में लिखते हैं, तब यहां पर क्या बनता CH3H, ये BrH CH3 और इसका मिरर इमेज। ये बनता है। ध्यान दो, इधर ध्यान से देखो, समझो भैया, एल्कीन वही है, रिएजेंट भी वही है, कह सकते हो प्रोडक्ट भी वही है। भाई प्रोडक्ट में 2 प्रोविंस सभी मिले हुए हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो जैसे हम लोग तो स्कूल लेवल पे ही जानते हैं कि ठीक है रिएक्शन को कंप्लीट करो, बना दो कुछ, तो स्कूल लेवल पे Br एक तरफ जोड़ो या अपोजिट तरफ जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मान लेंगे आपने सही जोड़ा है। यहाँ पर इस टाइप के भी पूछ लेते हैं कि वास्तव में क्या बनेगा, ये मीसो बनेगा या ये, अगर इसको डी कहोगे तो मेरे इमेज को अलग करोगे, तो ये डीएल मिक्सर है, ये मीसो या इरिथ्रो है। ठीक है, तो ये 4, ये इसको जरूर याद रखना, इसको जब एल्कीन और एल्किल हैलाइड पढ़ाएंगे दोनों जगह पर इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, सिस सिस सिंफोसिस ही बोलो, सिस सिस है तो मीसो, मतलब सेम टाइप का, ट्रांस ट्रांस है मीसो, उल्टा बोलो सिस ट्रांस कर दो इरिथ्रो, 3 हो या डीएल मिक्सर, ट्रांस ट्रांस कर मतलब ट्रांस सिस कर दो डीएल मिक्सर, सिस ट्रांस कर दो डीएल मिक्सर, एंटी का मतलब ट्रांस, सिन का मतलब सिस, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब इसको हम लोग आज कई छोटी छोटी चीज़ें पढ़े, लेकिन काफ़ी ज़रूरत वाली चीज़ें थी। नेक्स्ट डे हम लोग एक टॉपिक बच रहा है इसमें, दैट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कल हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और कल हमारा क्लास 1 बजे से रहेगा। हाँ 1 बजे, कोई दिक्कत है किसी को? 1 बजे आप आ जाइएगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो मेरा क्लास कल नहीं होगा और या तो फिर 1 बजे होगा। हाँ 1 से 2, ठीक है, तो आप फिर 12 पास छुट्टी कर जाओगे। ठीक है, तो एक दिन रोज नहीं, एक दिन आप एडजस्ट कर लो। इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा